नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन डीएनए और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज 8 मार्च यानी कि महिला दिवस, लेकिन महिला दिवस का मतलब क्या वाकई में सिर्फ इतना हो चला है कि फेसबुक, ट्विटर और बयानों के जरिए उनको शुभकामनाएं दे दी जाएं। आज हम आपको आधी आबादी का वो सच दिखाने वाले हैं जो शायद इससे पहले आपने कहीं पर भी नहीं देखा होगा। इसके अलावा आज हम आपको बताने वाले हैं सियासत में किस तरीके से अपने ही अपनों को काटने की तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से दल बदले जा रहे हैं और कैसे अब टिकट पाने के लिए शामदाम दंड भेद लगाया जा रहा है। यानी दिखाएंगे आपको इलेक्शन डीएनए। इलेक्शन डीएनए की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं संसद में आधी आबादी यानी महिलाओं का पूरा सच। 2014 के आंकड़े के साथ हम आपको संसद के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। कांग्रेस की 57 महिला उम्मीदवारों में से महज 4 ही जीत सकी। बीजेपी की 37 महिला उम्मीदवारों में से 6 ही जीत सकी, माफ कीजिएगा 28 ही जीत सकी। अन्य दलों की 574 महिला उम्मीदवारों में से 29 जीती। कुल 668 महिला उम्मीदवारों में से 61 ने जीत दर्ज की। इस दौरान जरा राजस्थान को भी खंगाल लीजिए। 6 महिला उम्मीदवारों को कांग्रेस ने उतारा था, 6 की 6 हार गई थी। बीजेपी ने 1 को उतारा, वो जीत गई थी। इस दौरान आंकड़ों को जरा और समझिए। 2009 का जिक्र करते हैं। 2009 के चुनाव के आंकड़ों को समझिए। कांग्रेस की 43 महिला उम्मीदवारों में से 23 जीती थी। बीजेपी की 44 महिला उम्मीदवारों में से 13 जीती थी। अन्य दलों की 469 महिला उम्मीदवारों में से 23 जीती थी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 556 महिला उम्मीदवारों में से महज 59 ने ही जीत दर्ज की थी। यानी कि आंकड़ा बेहद कम और 33% तो इसको बिल्कुल ना मानिए, क्योंकि ये 12 से 15% भी नजर नहीं आता है। 2004 के चुनाव के आंकड़ों को भी खंगालते हैं, इनको भी जरा समझने की कोशिश कीजिए। कांग्रेस की 45 महिला उम्मीदवारों में से महज 12 ही जीत सकी थी। बीजेपी की 30 महिला उम्मीदवारों में से 10 ने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा अन्य दलों की 280 महिला उम्मीदवारों में से 23 जीती थी। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो 355 महिला उम्मीदवार मैदान में उतरी और 45 ने इनमें से जीत दर्ज की थी। नारी शक्ति के प्रतिनिधित्व की देश में स्थिति क्या है, इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं। क्यों बार बार ये कहा जाता है कि 33% महिला आरक्षण संसद और चुनाव के अंदर लागू किया जाएगा। ना टिकट दी जाती है और ना ही जीत का प्रतिशत है। इस बीच पहले ही चुनाव में नारी शक्ति ने कमाल किया था। 51% से ज्यादा जीत का प्रतिशत रहा था। 43 में से 22 महिला उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। अभी संसद में महज 12% ही नारी शक्ति है। यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो जो दावा किया जाता है उसका 3/4। इस बार 43.2 करोड़ महिला मतदाता मतदान करने वाली हैं। आंकड़ा बहुत ज्यादा है और अभी तक 15 महिला मुख्यमंत्री विभिन्न राज्यों में बनी हैं। हाल ही में चुनाव से पहले राजस्थान में भी महिला मुख्यमंत्री थी। वहीं 1966 में इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। लगातार 3 बार देश की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। इसके अलावा इंदिरा गांधी के पहले कार्यकाल में महज 1 महिला मंत्री थी। अब इसको भी जरा समझिए कि महिला प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल था उसमें महज 1 महिला मंत्री थी। दूसरे कार्यकाल में थोड़ा सा इजाफा हुआ, 5 महिला मंत्री, और तीसरे कार्यकाल में 3 महिला मंत्री रही हैं। नारी शक्ति के प्रतिनिधित्व की प्रदेश की स्थिति भी जरा समझ लीजिए। पहले 2 लोकसभा चुनाव में एक भी महिला सांसद नहीं थी। यानी कि 1952 और 1956 के चुनाव में कोई महिला उम्मीदवार नहीं थी। 16 लोकसभा चुनाव में प्रदेश से महज 29 महिला सांसद निकली हैं। अब जरा सोचिए, लोकसभा चुनाव 25 सीटों पर होता है, यानी कि 16 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और 1 लोकसभा के बराबर प्रदेश से सीटें लगभग महिला सांसद की गई हैं। लगातार 3 बार जयपुर सांसद चुनी गई गायत्री देवी और पिछले 10 सालों में महिलाओं को महज 47 टिकट मिले हैं। 47 महिला उम्मीदवारों में से 25 जीतकर लोकसभा पहुंची हैं। वहीं कांग्रेस ने 29 तो बीजेपी ने 18 महिलाओं को मैदान में उतारा है। लेकिन इस बार की स्थिति यकीनन इससे बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि कांग्रेस ये दावा करती है कि उसने बाकायदा 33% महिलाओं को टिकट देने की बात यहां पर की, दावा यहां पर किया, कानून यहां पर पारित किया। अब इस कानून के बाद क्या वाकई में 33% महिलाओं को टिकट दी जाएगी? अगर ऐसा होता है तो राजस्थान में अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इसके मुताबिक लगभग कहा जा सकता है कि
8 महिला उम्मीदवारों को अकेले राजस्थान से चुनावी मैदान में कांग्रेस उतारती नजर आ सकती है। अगली खबर हम आपको बता रहे हैं और ये इसी से जुड़ी हुई, क्योंकि लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जानकार सूत्रों ने इसके संकेत दे दिए हैं कि आगे तारीखों का ऐलान बढ़ा दिया गया है। दरअसल पहले खबर आ रही थी कि 8 या 9 तारीख को, आज या कल, चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है, लेकिन अब खबर है कि 12 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। ऐसे में 12 मार्च से लागू हो सकती है आचार संहिता। आचार संहिता लगने के बाद बहुत से बदलाव राजस्थान या फिर पूरे देश में नजर आते हैं, क्योंकि सरकार अगर बात की जाए तो कुछ मामलों को छोड़कर बड़ी घोषणाएं नहीं कर सकती है, नई घोषणाओं में पैसा नहीं डाल सकती है। जो वर्तमान योजनाएं चल रही हैं उन्हीं को बेहतर तरीके से आगे काम किया जा सकता है, जो पहले से चली आ रही हैं। इस बीच जिक्र करते हैं कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से 15 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया, यूपी की 11 और 4 गुजरात की, उसके बाद कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी की है, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि अगर मोदी और अमित शाह की जोड़ी को रोकना है तो फिर एक मास्टर स्ट्रोक चलने की जरूरत है। अब ये मास्टर स्ट्रोक क्या होगा, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह संयुक्त विपक्ष के प्रधानमंत्री उम्मीदवार हो सकते हैं। मनमोहन सिंह के नाम पर शायद ही किसी दल को कोई आपत्ति हो, लेकिन इस दौरान एक पेच भी यहां पर फंसा हुआ नजर आएगा, क्योंकि मनमोहन सिंह की उम्र जो है वो 87 साल हो चुकी है और वो एक नेगेटिव फैक्टर रहने वाला है। लेकिन एयर स्ट्राइक के बाद आज विपक्ष के सामने नरेंद्र मोदी और अमित शाह गंभीर चुनौती है, क्योंकि बीजेपी का 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा है। ऐसे में विपक्ष के एक सर्वसम्मत उम्मीदवार से शायद नरेंद्र मोदी के अश्वमेध को रोका जा सके। अब इसी संभावना पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, शरद पवार, मायावती, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और चंद्रबाबू नायडू विचार कर रहे हैं। ये दरअसल जो हमने नाम आपको गिनाए हैं, ये बार बार आपको अलग अलग प्रोग्राम में एक मंच पर नजर आते हैं और महागठबंधन का जिक्र करते नजर आते हैं। लेकिन यूपी में जो हुआ, 11 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को उतार दिया। उसके बाद आज सपा ने 6 सीटों पर टिकटों का ऐलान कर दिया। इस दौरान कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि गठबंधन नहीं होगा। इधर से अखिलेश ने कहा कि रायबरेली और अमेठी को हमने कांग्रेस के लिए छोड़ दिया, यानी कि गठबंधन की राह अभी भी बची हुई है। लेकिन क्या एक गठबंधन अगर होगा तो सूत्रधार के तौर पर क्या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सेतु का काम करते नजर आने वाले हैं। इस दौरान कांग्रेस ने 300 से ज्यादा सीटों पर अलग अलग सर्वे भी कराया है, वो इसलिए ताकि कांग्रेस बीजेपी को रोक सके। अगली खबर हम आपको बताते हैं, बीजेपी के एक सांसद कांग्रेस के संपर्क में है, यानी कि दल बदल भी यहां पर किया जा सकता है। इसका ताल्लुक है सीमावर्ती क्षेत्र से। कांग्रेस के राज्य नेतृत्व से मिलने की कोशिश यहां पर की गई है। दरअसल अगर कयास गलत नहीं तो फिर ये मारवाड़ की राजनीति में एक अलग तरीके का बदलाव कहा जा सकता है, और कर्नल ये हो सकते हैं जिनका जिक्र यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि आज बाकायदा वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले भी, और इस दौरान भी कयास यहां पर लगाए जा रहे थे कि वो शायद कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर वो कांग्रेस में शामिल होंगे तो कांग्रेस में एक तरीके से हो सकता है कि 2 धड़े भी नजर आए, क्योंकि वहीं से स्वाभिमान की भी हुंकार भरी गई थी और स्वाभिमान के जरिए भी टिकट की दावेदारी अलग अलग तरीके से जता दी गई। बहरहाल इसके अलावा गुरु दक्षिणा में कांग्रेस का टिकट एक महिला विधायक ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। अपने पति के लिए लोकसभा टिकट मांगी जा रही है। पति ही रहे हैं महिला विधायक के गुरु, और पति ने पहले पत्नी को विधायक बनाया, अब पत्नी जुटी पति को सांसद बनवाने में। नौकरी भी एक विभाग में साथ ही दोनों कर रहे हैं। अब इन सब चीजों को एक साथ जोड़ेंगे तो फिर एक नाम निकलकर सामने आता है, और वो नाम है वीरेंद्र पूनिया। क्योंकि जब इन सारे समीकरणों को एक साथ जोड़ते हैं तो वीरेंद्र पूनिया का नाम यहां पर निकलकर सामने आता है। लेकिन यह भी महज एक कयास, क्या वाकई में उनके लिए लॉबिंग यहां पर की जा रही है। इसके अलावा भी दौड़ लगातार कांग्रेस में नेताओं की टिकटों के लिए जारी है। जयपुर शहर से भी कांग्रेस के लिए टिकट की दौड़ जारी है। संगठन महासचिव महेश शर्मा ने दावा यहां पर ठोक दिया है, और दिल्ली में पार्टी पदाधिकारियों से भी मुलाकात वो कर रहे हैं। इस दौरान 2 अहम तथ्य जो यहां पर उनकी दावेदारी को प्रबल यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है, या फिर बताया जा रहा है कि इसके पीछे की कहानी क्या है। दरअसल विवेक बंसल से महेश शर्मा ने मुलाकात की है। इसके अलावा सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं महेश शर्मा। लेकिन क्या जिताऊ और टिकाऊ की जो गारंटी कांग्रेस के अंदर चल रही है, अगर सचिन पायलट
जिताऊ और टिकाऊ की गारंटी लेते हैं, तो क्या इसका मतलब ये कि महेश शर्मा इस जोड़ में एक प्रबल दावेदार के तौर पर दिखाई दे सकते हैं? बहरहाल इसमें कोई किंतु परंतु नहीं कि दिल्ली में टिकटार्थियों ने डेरा डाल दिया है। छात्र नेता भी इस दौड़ में पीछे नहीं है, वो भी टिकट के लिए भाग रहे हैं। सुमित भगासरा हो, अनिल चोपड़ा हो, वो दिल्ली में है। इसके अलावा मनीष यादव, गंगा साहे और ललित मेहरा भी दिल्ली में है। सोनू चितारा और गोपाल इडवा भी टिकट मांग रहे हैं। अब स्क्रीनिंग कमेटी पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी यह तय करेगी कि जो 7 पैरामीटर्स बनाए गए हैं, जो 7 अलग अलग सर्वे हैं, जो 7 अलग अलग द्वार हैं, जिन 7 सर का चक्रव्यूह कांग्रेस यहां पर रच रही है, क्या उसको ये भेदते हुए नजर आएंगे? वैसे भी छात्र राजनीति से बहुत से ऐसे नेता हैं जो निकले हैं और कांग्रेस के बड़े पायदान तक पहुंचे हैं। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत छात्र राजनीति से निकले हैं और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बहरहाल कांग्रेस इतर जरा जिक्र बीजेपी का कर लेते हैं, क्योंकि मिशन 25 को लेकर बीजेपी भी हर दाव लगाने की कोशिश में लगी हुई है और इस बीच 25 सीटों पर बीजेपी के दिग्गज नेता दौड़ में शुमार हैं। नए और चौंकाने वाले चेहरे उतर सकते हैं मैदान में और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने पूरी की है 25 सीटों की रायशुमारी। जावड़ेकर ने संभावितों की सूची आलाकमान को दिखा दी है और दिल्ली में अमित शाह के साथ वो पहली चर्चा भी कर चुके हैं। आज जयपुर में राज्य के नेताओं से विचार विमर्श किया है। इसमें चर्चा का फोकस रहेगा स्क्रीनिंग किए गए नामों पर। लेकिन इस दौरान जो वर्तमान सांसद है और जो सांसद की दावेदारी जता रहे हैं, उसके लिए 2 पन्नों का एक फॉर्मूला बनाया गया, जिसमें नाना प्रकार की जानकारी मांगी गई है। उन जानकारियों के आधार पर और इसके अलावा भी 3 चीजें बीजेपी में काम कर रही है। अंदर खाने जब आप देखेंगे, एक अमित शाह जो सर्वे करा रहे हैं वो, दूसरा आरएसएस जो सर्वे करा रहा है वो, और तीसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नमो ऐप के जरिए कार्यकर्ताओं के मन को टटोल रहे हैं। ये 3 अलग अलग सर्वे कहे जा सकते हैं और इसके अलावा 2 पन्नों का फॉर्मूला। इन चारों चीजों में जो फिट बैठेगा उसको टिकट यहां पर दे दिया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कोटा की भाजपाई राजनीति में किस तरीके से अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। जल्द हाजिर। इलेक्शन डीएनए में अब हम आपको दिखाते हैं कोटा की भाजपाई राजनीति में सुनाई पड़ रही नई आहट के बारे में, क्योंकि क्या ये राजनीतिक तूफान से पहले का सन्नाटा है। कई विरोधी नेताओं ने एक मंच पर आकर गुट बना लिया है। दिल्ली से जयपुर तक खास कार सेवा का प्लान यहां पर बना लिया है। कार सेवकों को हासिल है प्रदेश बीजेपी के एक मजबूत धड़े का समर्थन। हाल के दिनों में घटनाक्रम से बढ़ा है इन कार सेवकों का हौसला। अब ये कार सेवक कौन कौन है, ये जरा आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान भी जिस तरीके से दल बदल हुआ था और उसके बाद नाराजगी यहां पर दिखाई दी थी, क्या वही नाराजगी अब कार सेवा करने के लिए तैयार हो चुकी है? क्योंकि लोकसभा के चुनाव नजदीक, टिकटों की दावेदारी के बीच में अगर कोई फिर से नया चेहरा मैदान में आता है तो कार सेवा किस तरीके से बीजेपी के अंदर टिकट को खा सकती है, परेशानी खड़ी कर सकती है। इससे आगे बढ़ते हैं और लोकसभा चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। परिणाम प्रभावित करेंगे राजस्थान की सियासत को, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मोदी सरकार फिर बनी तो ज्यादा प्रभावित होगा राज्य, क्योंकि यहां पर कांग्रेस की सरकार है और अक्सर ये कहा जाता है कि अगर केंद्र और प्रदेश में एक सरकार नहीं तो समन्वय स्थापित नहीं होता। और यही वजह है कि जो सरकार केंद्र में होती है, प्रदेश में होती है, वो अक्सर कड़ी से कड़ी जोड़ने का जिक्र यहां पर करती है, ताकि उस कड़ी के जरिए विकास को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन ऐसा है, अगर कांग्रेस राज में आई तब भी प्रभावित होगी सियासत, क्योंकि बहुत से राज्य ऐसे जहां पर बीजेपी की सरकार और वहां पर फिर ये जो रूल है समन्वय स्थापित ना होने का, वो काम करता हुआ नजर आएगा। और इस दौरान जो सबसे बड़ा असर दिखाई देगा वो दरअसल अगले 2 साल में जो निकाय और पंचायत के चुनाव होने हैं, राजस्थान में भी होने हैं, अगस्त सितंबर के बाद ये चुनाव होने हैं, उस पर एक बड़ा असर होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन नेताजी को नहीं मिल रहा गोविंद का आशीर्वाद। दरअसल बात शेखावटी के दिग्गज जाट नेता की है। कमल से निकलकर थामा हाथ का साथ, यानी कि कांग्रेस के साथ आ गए। टिकट भी लगभग तय हो चुकी है नेताजी की, लेकिन गोविंद का साथ नहीं मिलने की वजह से परेशानी यहां पर हो रही है। दरअसल शेखावटी में कांग्रेस के बने हैं 2 गुट। ऐसे में क्या नेताजी की नैया पार हो पाएगी? अब जब इस पूरे सिनेरियो को देखते हैं तो 1-2 नाम निकलकर सामने आते हैं और उसमें सबसे प्रमुख नाम जो निकलकर सामने आता है वो दिखाई देता है सुभाष महरिया का, क्योंकि कमल से हाथ का साथ थामते वही शेखावटी में एक बड़े नेता के तौर पर नजर आए। लेकिन बीजेपी सूत्रों से एक बड़ी खबर यहां पर मिल रही है और बड़ी खबर यह है कि प्रकाश जावड़ेकर सुनील भार्गव से मिले हैं। भार्गव कर सकते हैं फिर से बीजेपी ज्वाइन, जिसका जिक्र हमने 2 दिन पहले भी किया था।
जयपुर में उनकी छवि ब्राह्मण नेता के तौर पर रही है। राजधानी में भी ब्राह्मण नेता की बीजेपी को तलाश है। अरुण चतुर्वेदी चुनाव हार चुके हैं। घनश्याम तिवारी बीजेपी से बाहर चल रहे हैं। सुनील भार्गव मीडिया मैनेजमेंट के माहिर रहे हैं, लेकिन 2013 में अनबन यहां पर हुई, हाईकमान से बन नहीं पाई और बीजेपी छोड़कर राज्यसभा में कमान संभालते हुए नजर आए थे। किरोड़ी लाल मीणा के साथ दिखाई दे रहे थे। किरोड़ी लाल मीणा का जिक्र हुआ तो जरा दौसा का जिक्र यहां पर कर लेते हैं, क्योंकि दौसा की सियासत के समीकरण बदले बदले यहां पर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल आक्रामक मूड में नजर आ रहे हैं। बीजेपी लोकसभा जीत को बरकरार रखना चाहती है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी को झटका देना यहां पर चाहती है। कांग्रेस के पास तर्कश में एक ब्रह्मास्त्र है और उसी के सहारे चुनाव जीतना चाहती है कांग्रेस। एसटी वोटर्स को इस ब्रह्मास्त्र के जरिए अच्छे से पकड़ बनाई जा सकती है। इन दिनों बेहतर सक्रिय अपने क्षेत्र में वो दिखाई दे रहे हैं। अब ये कौन है आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन अब सियासत, अगर जिक्र सियासत का, तो बहुत सी अजीब तासीर भी नजर आती है। जहां जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो दरअसल होता नहीं है। इसलिए राजनीति में सुनाई सुनी खबरों का भी एक बड़ा असर होता है, संभावना होती है, अटकलें होती हैं, कयास होती है। इसे आप जो भी कहें, ये सुनी सुनाई राजनीतिक समीकरण बनाने और बिगाड़ने के लिए काफी है। तो आप भी सुनिए सुनी सुनाई हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव की जुबानी। नमस्कार। सुनी सुनाई में आज कुछ अच्छी, कुछ तीखी, कुछ सच्ची, कुछ गॉसिप, यही सुनाएंगे आपको। सुनते हैं कि एक संघनिष्ठ नेता जो लगातार विधायक का चुनाव हार रहे थे, चुनाव क्या जीते, उनके तो दिन ही फिर गए। जी हां, जनाब के धुर विरोधी भी साथ हैं और यहां तक कि सांसद के चुनावों के लिए उन्हें आमंत्रण दिया जा रहा है। एक जगह से नहीं, महाशय का दो जगह से नाम चल रहा है। हालांकि महाशय भी कमाल के नेता हैं। मुंह धोकर बैठे हैं कि दिल्ली से फोन पर घंटी बजेगी और उन्हें तो इससे भी बड़ी कोई जिम्मेदारी मिलेगी। सुनते हैं कांग्रेस विचारधारा के अधिवक्ता बड़े नाराज हैं। नाराजगी इतनी कि मुखिया तक बात पहुंच गई और जादूगर के सामने ही अपनी व्यथा कह डाली। भाई, इनका कहना है कि मेहनत हम करते हैं, विचारधारा की बात हम करते हैं, लेकिन जब नियुक्तियों की बात आती है तो इस बार ऐसे व्यक्तियों को सरकारी अधिवक्ता बना डाला जो भाजपा में टिकट मांग रहे थे। अब भाई, दर्द तो इनका जायज ही है। देखना है जादूगर अब इनको कौन सी मीठी पुड़िया देते हैं या कोई इलाज भी करते हैं। सुनते हैं राजस्थान में कांग्रेस एक बॉलीवुड स्टार को चुनाव लड़ाना चाह रही है, वो भी जाट बाहुल्य सीट पर। ऐसे में पेच ये भी है कि जाट जाति का ही स्टार खोजा जाए तो बेहतर होगा। दरअसल राजनीति में बॉलीवुड स्टार्स, प्लेयर्स और ब्यूरोक्रेट आते रहे हैं, लेकिन यह जरूर सोचना होगा मतदाताओं को कि मथुरा में ड्रीम गर्ल सांसद तो बन गई, लेकिन अब उन मतदाताओं को अपने सांसद को ड्रीम में ही देखकर काम चलाना पड़ रहा है। राघव ने ड्रीम गर्ल का जिक्र यहां पर किया, तो क्या जाट बॉलीवुड एक्टर सनी देओल का जिक्र तो नहीं? इलेक्शन डीएनए में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।